स्वस्ति समेभ्यः नैषधीयचरितमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गगतं द्वाषष्टितमं पद्यं 62वां पद्य। वर्णन वो चल रहा था कि राजा नल जिस घोड़े पर सवार हुए उसके अभी 2-3 पद्य और हैं, जिसके अंतर्गत कुलक था। ये 7 पद्यों का समूह। पठावः सितत्विषः चञ्चलतामुपेयुषो सितत्विषश्चञ्चलतामुपेयुषो मिषेण पुच्छस्य च केसरस्य च स्फुटं चलच्चामरयुग्मचिह्ननैरनिन्नुवानं निजवाजिराजिताम् अनिन्नुवानं निजवाजिराजताम्। प्रसंग में वही ये चल रहा था कि तम हयम अश्वम स नल आरोह। तो जो द्वितीयांत विशेषण होगा अनिन्नुवानम, तो शब्दार्थ से पहले इसका भाव कि जो अपनी वाजी राजिता को, वाजी वाजी मैंने घोड़ा, घोड़े का राजा वाजी राज, मतलब अश्वों में भी जो राजा है, सर्वश्रेष्ठ है, अपने अश्वराजत्व को, कि अहम अश्वानाम राजा, कि मैं घोड़ों का तो राजा हूँ, अपने उस भाव को, अपने राजत्व को, अपने राजभाव को अनिन्नुवानम, जो छुपा नहीं रहा था, यानी कि प्रकट कर रहा था, स्पष्ट हो रहा था, कि जो अपने अश्वराजपन को, अश्वराजत्व को प्रकट कर रहा था, ऐसे उस घोड़े पर राजा नल सवार हुए। अब अश्वराज वो कैसे लग रहा था उसका वर्णन इसमें, तो पहले पदच्छेद देखेंगे। सित त्विषः, ये समस्त पद बन गया। सित त्विष, सितत्विषः चंचलताम उपेयुषः मिषेण पुच्छस्य च केसरस्य च स्फुटं चलत चामरयुग्मचिह्ननैः अनिन्नुवानं निजवाजिराजताम्। निन्नुवानम मतलब छुपाते हुए। हनु धातु होती है, शानच प्रत्यय लगता है, नी उपसर्ग जुड़ा है, तो निन्नुवानम छुपाते हुए, और अनिन्नुवानम न छुपाते हुए। और न छुपाते हुए का सीधा सा कि वो छुपा ही नहीं सकता था, प्रकट करते हुए, स्फुट, सबको पता लग रहा था, एतावत। निज वाजी राजतम, वो किसको नहीं छुपा पा रहा था, किसको प्रकट कर रहा था? निज मैंने अपने, वाजीराज, वाजीराज मैंने अश्वों का घोड़ा, और घोड़ा होने का भाव वाजी राजता, और वाजी राजता को वाजी राजताम। अहम अश्वानाम राजा इति भावम, अपने इस प्रकार के वैभव को, अपने इस प्रकार के शान सामर्थ्य को, कि अहम राज, तो देखने में उसका क्या लग रहा था कि ये घोड़ों का राजा है, इस बात को वो छुपा नहीं पा रहा था, अर्थात प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से पता लग रहा था कि अयमेव अश्वानाम राजा। तो अश्वों का राजत्व होने के लिए, अश्वों का राजा होने के लिए कुछ लक्षण, कुछ ऐसी चीज़ें, जो ऐसा हेतु तो कुछ होना चाहिए। तो ये ऊपर जो वर्णन आ रहा है उसमें यही वर्णन है। कैसे? पुच्छस्य केसरस्य च, केसर फाइबर के लिए यूज होता है, प्रयोग होता है, किंतु यहाँ केसर उसके केश जैसे आया था ना, स्कंध केश, जो उसके केसर बाल थे। तो पुच्छस्य, तो उस घोड़े के दोनों ओर देखा जाए तो पुच्छस्य केशरस्य स, और केसर मैंने स्कंध प्रदेश के जो केश थे, पुच्छ केश, और ये दोनों के दोनों जो किस रंग के थे बाल? सित, सित मैंने श्वेत, ये कई बार शब्द आ चुका है। त्विट, त्विट बोलते हैं कांति को, मूल शब्द होता है त्विष, जब ये प्रातिपदिक चलता है तो त्विट, त्विषौ, त्विषः, और बहुव्रीहि समास हो गया। देखो, सिता त्विट यस्य स, स्वित मैंने श्वेत है, कांति या चमक जिसकी, यानी कि श्वेत वर्ण वाले, शुभ्र कांति वाले। षष्ठी में आया तो इसे षष्ठी के लिए देखो, पुच्छस्य श्वेत कांति वाले, शितत, सितत्विषः पुच्छस्य, और केसरस्य च, और केसर भी श्वेत कांति वाले हैं, शुभ्र कांति वाले। और ये दोनों के दोनों कैसे हैं? चंचलताम, चंचल थे, चंचल मैंने चलते हुए, जैसे किसी राजा के ओर चमर डुलाए जाते हैं ना,
दोनों तरफ जो है चामर जो है, तो वो चामर ऐसे हिलते ही रहते हैं। तो एक बड़ी सी कल्पना करो, घोड़े के मुख की ओर तो है केसर वाले जो उसकी गर्दन के ऊपर बाल हैं वो, और पीठ के पीछे जो उसकी पूंछ के बाल, तो पूंछ भी उसकी चंचल हिलती रहती है और वो घोड़े के स्कंध के बाल भी उसकी हरकत से ऊपर हिलते रहते हैं। तो दोनों बाल जब ऐसे डुल रहे हैं, मतलब हिल रहे हैं, तो चंचलता को उपेयुष मैंने प्राप्त थे। चंचलता को प्राप्त, उपपूर्वक ई धातु होती है, इण धातु, उससे क्वसु प्रत्यय जुड़कर ये ईवान शब्द, तो उपेयीवान उपेयीवान सौ ऐसे शब्द चलेंगे षष्ठी में विद्वत की तरह, जैसे विदुषः वैसे उपेयुषः। तो चंचलता को प्राप्त, पहले ये देखो दो पंक्तियां, एक एक शब्द हमने अर्थ किया कि शुभ्र कांति वाले पूंछ और केसर मैंने गर्दन के जो उसके स्कंध प्ररूढ़ स्कंध देश पर उगे हुए जो बाल हैं केसर केशः स्कंध केशाः, वो दोनों ही बड़े चंचल थे। चंचलता को प्राप्त श्वेत शुभ्र वर्ण वाले उसकी पूंछ के और केसर के जो बाल थे उनके मिशेण मैंने व्याजेन, उनके बहाने से, उनके व्यपदेश से, उनके व्याज से, स्फुट चलत चामर युग्म चिन्ह नहीं, पता लग रहा था स्फुट रूप से, स्पष्ट रूप से पता चल रहा था। चलत मैंने चलता हुआ, चामर मैंने चमर, चमर अर्थात जो व्यजन, राजा के जो व्यजन डुलाए जाते हैं, चमर चामर डोलते हैं ना चमर, तो युग्म उनका जोड़ा, जोड़ा कैसे, एक पूंछ का एक साइड पर एक तरफ और दूसरी तरफ केसर स्कंध प्रदेश के बाल। तो चलत चामर युग्म चिन्ह नहीं, उनका चिन्हन करने से, चिन्ह करने की, चिन्ह लगाने की क्रिया चिन्हनम जैसे लेखनम इत्यादि हो जाता है, तो ये इसमें चिन्हनम बन गया, चिन्हन ही उसके संकेत से, उसके प्रतीक करने से। चलत चामर युग्म चिन्ह नहीं, उससे ऐसा चिन्ह लग रहा था, वो किसका प्रतीक लग रहे थे, ऐसा लगता था कि उस घोड़े के दोनों ओर चमर डुलाए जा रहे हैं। ये घोड़े की अपनी ही जो पूंछ, अपने ही केसर, किंतु कवि ने उसमें उत्प्रेक्षा क्या कर दी कि ये घोड़े की पूंछ और स्कंध प्रदेश के बाल नहीं थे, ये तो क्या थे, चामर युग्म, युग्म मैंने जोड़ा, ये चमर का जोड़ा था, दोनों तरफ उसके चमर डुलाए जा रहे हैं। तो चमर डुलाने से वो किसके रूप वाला हो गया, राजा जैसा, ऐसा लग रहा था कि वो राजा है। तो वो अपने राजपन को, अश्वराजता को नहीं छुपा रहा था। नहीं छुपाने का मतलब पता लग रहा था कि, प्रकट रूप से पता लग रहा था कि अयम अश्वराजः, ऐसे प्रकट रूप से अपनी अश्वराजता को स्फुट रूप से प्रकट करने वाले उस घोड़े पर राजा नल सवार हुए। ये अर्थ साथ में जुड़ेगा पूर्व प्रसंग से। इनको हम अन्वय के माध्यम से करते हैं, किंतु वही सितत्विषः शुभ्रकान्तेः, और कैसे, चंचलतामुपेयुषः, चंचलताम प्राप्तवतः, जो चंचलता को, जो हिलडुल रहे थे, चंचलस्य इति, कौन थे वो, पुच्छस्य, ये देखो षष्ठी जुड़ गई, पुच्छस्य पूंछ के बाल, लांगूल, लांगूल भी पूंछ के लिए आता है, लांगूलस्य, और केसरस्य च, और यहाँ केसर का मतलब सेवर केसर से नहीं है, प्रसंग से, ये केसरस्य इत्युक्ते स्कंध केशस्य च, उसके जो कंधे पर, जो गर्दन पर जो उगे हुए बाल थे, उन दोनों की तरफ, दोनों से, च मिशेण, मिशेण मैंने व्याजेन, व्याजेन मैंने उसके बहाने से, छद्म से, ऐसा लगता था कि चलत चामर युग्म चिन्हन, चलत मैंने चलते हुए, हिलते हुए, चामर मैंने चवरों के जोड़े के चिन्हन संकेत से, स्फुटम निजवाजी राजिताम, स्फुट रूप से, स्पष्ट रूप से पता लग रहा था कि निजवाजी राजिताम, कि निज मैंने अपना, वो घोड़े के सापेक्ष है ये निज शब्द, कि निजवाजी अपने अश्वराजत्व को अनिन्नुवानम अगोपयंतम, प्रकट न करते हुए, प्रकट करते हुए, न छिपाते हुए, उस घोड़े पर राजा नल सवार हो गए। ये इससे अगले दो पद्य जो में ये आने वाला है कि राजा नल क्षितिपाक शासन नल आरूढ़, ऐसा अर्थ आएगा। अभी अनिन्नुवानम स्पष्ट हो चुका है, न निन्नुवानम, न छुपाते हुए, अनिन्नुवानम तम हयम अश्वम स नलः आरुरोह, वो उस पर चढ़ गया। सितत्विषः चंचलतामुपेयुषः, अब ये भाव सौंदर्य कहते सा पन्नव उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा है,
जी देखो, पहले भी कई पद्यों में जब मिश शब्द का प्रयोग आता है तो प्राय हर पद्य में यही इसमें मैंने बताया कि मिश शब्द का प्रयोग आने से वस्तुतः ये उत्प्रेक्षा के अंतर्गत भी आ जाता है, जिसको स अपन्नव, अपन्नव का मतलब जिसमें एक चीज़ का छुपाव करके फिर उत्प्रेक्षा की जाती है। तो वो अपहनुति के जैसा है, किंतु मूल वो उत्प्रेक्षा में आएगा। किंतु इसी मिश आदि कैतव इत्यादि शब्द को कैतवापहनुति के नाम से भी जानते हैं कई आचार्य, जैसे जयदेव इत्यादि ने अपने ग्रंथों में इसी का नाम कैतवापहनुति दिया है। तो यहाँ अलंकार उत्प्रेक्षा तो है, किंतु कीदृशी उत्प्रेक्षा? सा अपन्नव, स अपन्नव, सा पन्नवोत्प्रेक्षा। और दूसरे शब्दों में कहें तो कैतवापहनुति। तो एक बार इसको देखते हैं। सितत्विषः चंचलतामुपेयुषः शब्दार्थों के अंतर्गत इसको देखो, उपेयुषः शब्द को सितत्विषः, सिता ट्विट, ट्विट मैंने कांति, यस्य स, सितत्विट, तस्य सितत्विषः। ये बहुब्रीहि बन जाएगा समास। वापिस उसी में प्रयोग करके प्रथमांत में प्राय करके शब्दों को जो ज़्यादा इसमें उपेयुषः, उपेयुषः को ले लेते हैं। उपेयिवस् शब्द मूल होता है। ये पहले भी आ चुके हैं कई बार ये वाला शब्द, उपेयिवस् इति मूल, उपेयिवान, उपेयि वान सौ, उपेयी वांसः। ये इस प्रकार से शब्द चलते हैं। प्राप्तवंत, प्राप्त करने अर्थ में, युक्त होने अर्थ में भी ये प्रयोग हो जाता है। और पुच्छस्य केसरस्य च मिषेण इति छद्मनाथ व्यपदेशेन। चलत चामर, चामर मैंने चामर जो हिंदी में चमर बोलते हैं, तो व्यजन, व्यंजन नहीं व्यजन, व्यजन युग्म जोड़ा, चिन्हनैः संकेतनैः, संकेतैः स्फुटम स्पष्ट रूपेण वाजिराजता, अश्वराजता को अनिन्नुवानम, अनिन्नुवानम अगोपयन्तम। अगोपयन्तम अर्थात प्रकटयन्तम, प्रकट करते हुए, प्रकटयन्तम। तादृशम कम तम अश्वम नलः आरुरोह, नल जो है उस पर सवार हो गए। इससे अगले पद्य पर हम चलेंगे अभी। ये अपि द्विजिह्वाभ्यवहार पौरुषे मुखानुशक्ता यत वल्गुवल्गया उपेयिवांसं प्रतिमल्लताम्रयस्मये जितस्य प्रसभं गरुत्मतः। पदच्छेद के साथ फिर से उच्चारण करेंगे। अपि द्विजिह्वा,
अभ्यवहार पौरुषे अपि द्विजिह्वाभ्यवहार पौरुषे मुख अनुशक्त आयत वल्गु वल्गया मुखानुशक्तायत वल्गु वल्गया उपेयिवांसं प्रतिमल्लतां रयस्मये उपेयिवांसं प्रतिमल्लतां रयस्मये जितस्य प्रसभं गरुत्मतः। कि प्रतिमल्लताम उपेयिवांसम, हम यहीं से अर्थ को पकड़ेंगे इसके। प्रतिमल्ल, प्रतिमल्ल बोलते हैं, मल्ल बोलते हैं पहलवान को, और प्रतिमल्ल मैंने बराबर की टक्कर वाला, जो सामने टक्कर देने वाला हो, प्रतिद्वंद्वी को बोलते हैं, मुकाबलेदार जो होता है, प्रतिमल्लताम, प्रतिमल्ल। और प्रतिमल्ल होने का भाव प्रतिमल्लता ये मूल संज्ञा शब्द हो गया विशेषण बन के, और ये प्रतिमल्लता बन गया उसका भाव संज्ञा हो गई। प्रतिमल्लताम उपेयिवांसम, जो प्रतिमल्लता को प्राप्त हो चुका था, मतलब बराबर की उसमें भी टक्कर दे रहा था, उसके भी बराबर उसका प्रतिद्वंद्वी बन रहा था। कैसे? उस कल्पना को देखो, कवि ने क्या उसको सुंदरता से प्रस्तुत किया कि जो अपने वेग में, शब्दार्थ हम करेंगे, पहले इसका पूरा भाव उतार लो अपने दिलो दिमाग में, कि गरुत्मत बोलते हैं गरुड़ को। गरुड़ को तो पहले वो जीत ही चुके थे, किसमें? रय, रय मैंने वेग में, यानी कि वेग जितनी तेजी से, तो वेग की दृष्टि से तो गरुड़ को जीत ही लिया था। अब गरुड़ को किसी दूसरी दृष्टि से भी उसने बराबर की टक्कर दे ली थी। कैसे? कि गरुड़ सांप, द्विजिह्व बोलते हैं सांपों को, दो जिह्वाएं जिसकी होती है, सांप जो है। द्विजिह्व अभ्यवहार बोलते हैं खाना, यानी कि सांप को, गरुड़ सांप खाता है, तो गरुड़ सांप, जो गरुड़ सांप खाता है, तो सांप खाने से अब कल्पना करो कि एक गरुड़, गरुड़ के मुख में सांप, सांप की पूंछ इधर, सिर इधर, दोनों तरफ ऐसे। और घोड़े की स्थिति कैसी थी, ये कवि की कल्पना करने का जो बीज उसको कहाँ से मिला? कहते घोड़े की जो लगाम थी, वो लगाम भी दोनों तरफ ऐसे फैली हुई थी। तो अब कल्पना, वैसे गरुड़ पक्षी है, घोड़ा ये इधर पशु है, किंतु यहाँ उसका जो पौरुष सामर्थ्य है ना, कि इस विषय में भी वो बराबर की प्रतिद्वंद्विता रखता था, उससे बराबरी, टक्कर थी उसकी बराबरी। क्यों? वेग में तो वो गरुड़ को पहले से ही जीत चुका था, तो व्यतिरेक अलंकार तो हो ही गया। और वो सांप खाने के विषय में भी, कि वो जितना पराक्रम गरुड़ दिखाता है ना सांपों को खाने में, तो उसी प्रकार का प्रतीति। घोड़े की लगाम को देखकर कवि को क्या लगा कि जिस प्रकार गरुड़ कोई सांप को अपने मुंह में दबाए हो, तो वो लगाम सांप दोनों, तो ये साधारण उसको सादृश्य मिल गया, उपमा बीज हो गया इसका, और उत्प्रेक्षा स्पष्ट रूप में सामने आ रही है। तो कवि की कल्पना तो स्पष्ट हो गई कि गरुड़ को वेग के विषय में तो वो पहले से ही जीत चुका था घोड़ा, अर्थात घोड़े का वेग, घोड़े की गति जो वेग थी, स्पीड, वो गरुड़ से भी ज़्यादा थी। किंतु गरुड़ का एक दूसरा जो उसका पौरुष, वस्तुतः तो पुरुषाणामिति पौरुषम, किंतु यहाँ हम लाक्षणिक अर्थ लेंगे सामर्थ्य और क्षमता के अर्थ में, या उसके इस विषय, इस पराक्रम के बारे में। सांप खाने के विषय में भी जो गरुड़ का पौरुष है ना, तो उस पौरुष में भी वो उसको बराबर की प्रतिद्वंद्विता दे रहा था। किस दृष्टि से? कि घोड़े की जो लगाम थी वो बिल्कुल वैसे लग रही थी जैसे गरुड़ कोई सर्प खा रहा हो। तो गरुड़ के साथ पहले में व्यतिरेक अलंकार आ ही गया है। तो ये अपि द्विजिह्वाभ्यवहार, अब इसको शब्दों में लेते हैं। ऐसे प्रतिमल्लता को प्राप्त हुए, अर्थात सर्प भक्षण के विषय में भी गरुड़ को टक्कर देने वाले उस घोड़े पर राजा नल सवार हो गए। और स्पष्ट करते हैं, देखो, अपि द्विजिह्वा, पहले तो हम गरुत्मत से उठाते हैं। रयस्मये, रय बोलते हैं वेग को, पिछले पद्य में भी आया था पूर्व में। तो रयस्मय, स्मय बोलते हैं गर्व को, दर्प करना, हम कुछ हैं ऐसा, अभिमान या घमंड। तो रयस्मये जितस्य, जिसको जीत लिया था। किसको जीत लिया था? गरुत्मतः, गरुड़, गरुत्मान शब्द होता है, गरुत्मत प्रातिपदिक होता है, गरुत्मान, गरुत्मन्तौ, गरुत्मन्तः, ऐसे रूप इसके चलेंगे।
और षष्ठी में क्या बना, गरुत्मतः अर्थात गरुड़स्य। गरुड़स्य रयस्मये, रयस्मये थी वेग दर्पे, वेग गर्वे, वो उसको ये था कि हमारा वेग है, किंतु गरुत्मतः इस विषय में जितस्य, जितस्य मैंने जीत लिए गए, जितस्य में षष्ठी आ रही है, गरुड़ में षष्ठी है, तो जीत लिया कौन गया, मतलब कौन जीता गया है, गरुड़, गरुड़ जीत लिया गया। किसके द्वारा जीता गया, उस घोड़े ने जीत लिया। कहने का अभिप्राय सीधा सीधा सा क्या हो गया कि घोड़े की गति वेग में, घोड़े का वेग गरुड़ से तो तेज था ही, प्रसभम मैंने बलपूर्वकम, बलपूर्वकम इत्युक्ते कि गरुड़ ने भी अपनी ओर से भरसक प्रयास किया होगा, किंतु घोड़े का वेग उससे ज़्यादा निकला, तो बलपूर्वक गरुड़ को वेग में तो जीत ही लिया था, किंतु अब गरुड़ की एक और दूसरा पराक्रम, दूसरे सामर्थ्य को भी बराबर की टक्कर दे रहा था वह घोड़ा। कौन सा था वो, पहले यहाँ से देखो, रयस्मये, आगे अन्वय भी इसी प्रकार से, रयस्मये वेग के विषय में, प्रसभम बलपूर्वक, गरुत्मतः जितस्य, जितस्य गरुत्मतस्य, जीत लिए गए गरुड़ के, यानी कि वेग के विषय में उसने गरुड़ को पहले से ही जीत रखा था कि उसकी गति तो तेज थी, ये व्यतिरेक हो गया स्पष्ट। और दूसरा कौन सा विषय, द्विजिह्व, द्विजिह्व ये सांप का नाम होता है, दो जीवा वाला, तो द्विजिह्व मैंने सर्प, सर्पों का अभ्यवहार, अभ्यवहार शब्द होता है भक्षण के अर्थ में, वस्तुतः तो खान पान दोनों अर्थ में आता है, यहाँ अभ्यवहार भक्षण अर्थ में आ रहा है। पौरुषे, पौरुषे व्युत्पत्ति की दृष्टि से तो पुरुषाणाम एवं पौरुषम, तो वे अश्व और गरुड़ के विषय में कैसे घटित होगा, तो हम लक्षणा से इसका कि यथा पुरुषाणाम पौरुषम तेषां सामर्थ्यम पराक्रम तेज प्रभाव होता है, तो वैसे उस पराक्रम के विषय में भी, उस सामर्थ्य के विषय में भी पौरुषे, पौरुषे में आने वाली सप्तमी वैषयिक सप्तमी है कि उस पौरुष के विषय में भी, अर्थात सर्पभक्षण पराक्रम विषयेपि, सर्पभक्षण सामर्थ्य विषयेपि संदर्भे अपि प्रतिमल्लताम उपेयी वांसम, वो घोड़ा प्रतिमल्ल बन के बैठा था, मतलब उसके बराबर की टक्कर दे रहा था उसको। कैसे दे रहा था, तो कवि को वो जो फीचर किस चीज़ को देखा, मुखानुशक्त, मुख मैंने घोड़े के मुख में, अनुशक्त मैंने जो लगी हुई है, सख्त लगी हुई का मतलब उसमें लगाम जो जोड़ रखी है उसके साथ, तो उस लगाम अनुशक्त जो जुड़ी है, लग्न है उसमें लगी हुई, आयत, आयत मैंने दीर्घ, बड़े, चौड़ी जो है दीर्घ, वल्गु, वल्गु मैंने सुंदर, वल्गया, वल्गा, वल्गा बोलते हैं प्रग्रह को, प्रग्रह जिसको लगाम के अर्थ में आता है हिंदी में, तो ये जिसके लिए शब्द था ना बागडोर संभालना, तो ये बागडोर वस्तुतः उसी लगाम, बाग, वागा, ये इस प्रकार का शब्द जो है स्थानीय भाषा में भी प्रयोग होता है। तो बल गया उसकी लगाम से, और सामान्य पंजाबी डोगरी में बोलते हैं वागा संभालना, तो ये वाग, वल्गा उस अर्थ में आता है, प्रग्रह। तो सुंदर, वो लगाम कैसी थी, सुंदर, वल्गु, और कैसी थी, दीर्घ, लंबी और अच्छे सुंदर दिखने वाली जो है, अनुशक्त, वो लगी हुई कहाँ थी, कहाँ पर अनुशक्त थी, अटैच थी कहाँ, मुख पर, किसके मुख पर, घोड़े के मुख पर। अब सीन जो दृश्य सबके सामने स्पष्ट हो गया कि कवि ने उत्प्रेक्षा किस दृष्टि से की है, कि घोड़े के मुख पर जो लगाम थी, उस लगाम से ऐसा लगता था कि वो गरुड़ को, वो जो घोड़ा है गरुड़ को द्विजिह्व सर्प भक्षण के विषय में भी, सर्प भक्षण में जो उसका सामर्थ्य है कि गरुड़ सांप खा सकता है, तो घोड़ा कहता है कि ये देखो मैं भी इस प्रकार का पौरुष कर सकता हूँ, किंतु तत्र वस्तुतः गरुड़स्य कृते सर्पः अत्र मुखानुशक्त आयत वल्गु वल्गा, तो वो वल्गा है, सर्प जैसी प्रतीत हो रही थी। ये अंदर उपमा ध्वनित है, किंतु स्फुट रूप से सामने उत्प्रेक्षा आ रही है कि उस घोड़े के मुख में लगी हुई लगाम, सुंदर बड़ी लंबी लगाम को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो गरुड़ को सर्प भक्षण के विषय में भी बराबर की टक्कर देना चाह रहा हो। क्यों? क्योंकि हाँ, टक्कर देना चाह रहा हो, उसके बराबर प्रतिद्वंद्विता करने वाले उस घोड़े पर राजा नल सवार हो गए। इससे पहले और गरुड़ को जीत लिया था उसने, जीतने का, ये कवि की कल्पना है, इसी प्रकार का जीतने का अभिप्राय होगा कि वेग में तो वो उस गरुड़ से आगे था ही,
वेग में तो गरुड़ को जीतने का अभिप्राय मतलब उससे आगे निकलने से है। गरुड़ को वेग के विषय में तो जीत ही लिया था, और अब सर्पभक्षण के विषय में भी वो बराबर की प्रतिद्वंद्विता दिखा रहा था। ऐसे उस घोड़े पर राजा नल सवार हो गए। अर्थ स्पष्ट है। अन्वय से एक बार फिर आवृत्ति करते हुए हम इसमें उत्प्रेक्षा स्पष्ट हो ही रही है। बाकी अब देखते हैं उसमें रय रय मिलते हैं वेग को, स्मय मैंने दर्प को, घमंड अभिमान को कहते हैं। रय स्मये वेग आदि दर्पे प्रसभम बलपूर्वकम जितस्य अधिकृतस्य पराभूतस्य पराजितस्य गरुत्मतः गरुडस्य, जो गरुड़ है, द्विजिह्व अभ्यवहार पौरुषे अपि सर्पभक्षण सामर्थ्ये अपि मुखानुशक्त आयत वल्गु वल्गया। मुख में अनुशक्त मैंने लग्न, अश्वमुखे अश्ववदन, लग्न आयत दीर्घ वल्गु सुंदर, वल्गया प्रग्रहेण, वल्गु बंधनेन दाम्ना, प्रतिमल्लताम प्रतिद्वंद्विताम प्रतिभटताम प्रतिभटताम प्रतियोद्धताम। प्रतिद्वंद्वी, द्वंद्वी शब्द बहुत ज़्यादा उसमें सरल सुगम सा है। तो प्रतिद्वंद्विताम प्रतिभट, भट भी वीरों को बोलते हैं। प्रतिवीरत्वम प्रतिभटत्वम उपेयीवांसम प्राप्तवंतम। ये उपेयीवांसम पिछले पद्य में भी अभी अभी करके आए हैं ना, उपेयीवान प्राप्तवान। तो उपेयीवांसम अर्थात प्राप्तवंतम, उपेयीवान वांसो वांस वांसम उपेयीवांसम तम हयम। ऐसे उस वाक्य अभी चल रहा है, तो ये वाक्य तम हयम, हयम मैंने उस घोड़े पर राजा नल सवार हो गए। ये देखो गरुत्मान मैंने प्रथमांत में इसमें रख दिए हैं। इसको वापस उससे षष्ठी में समझने की दृष्टि से मूल पद गरुत्मान प्रातिपदिक होता है गरुत्मत गरुड़। रयो नाम वेग, स्मय दर्प, रयस्मये वेग दर्पे। पूरा शब्द क्या बनेगा? वेग दर्प विषय, क्योंकि अभी बताया सप्तमी ये विषय के अर्थ में है। द्विजिह्व सर्प, अभ्यवहार किसको बोलते हैं? भक्षणम। ये सारी चर्चा चल चुकी है, केवल जो कीवर्ड्स को जरा ज़्यादा ध्यान में रखने। पौरुषम पराक्रम, इसके भी पूरा व्युत्पत्ति से तो पुरुषाणामेव, परंतु लक्षणा से पराक्रम सामर्थ्य आदि में। वल्गा प्रग्रह लगाम, प्रतिमल्लताम प्रतिभटत्वम प्रतिद्वंद्विता, और उपेयीवांसम प्राप्तवंतम, ये उपेयीवांस स्पष्ट हो चुका है। और ये देखो उत्प्रेक्षा अलंकार तो भी हो ही गया, अर्थ करते वक्त पता लग गया। सापन्नव उपमा, मतलब वल्गा नहीं, ऐसा लग रहा था कि ये उपमा के रूप में। उपमा तो उन्होंने बराबरी की, किंतु वो छुपा कर अपन्नति पूर्वक दी है, तो स अपन्नव उपमा। रूपक स्पष्ट हो रहा है उसमें, प्रतिद्वंद्विता जो उसमें गरुत्मतः। और इसमें एक और भी था व्यतिरेक भी, क्योंकि वो घोड़े को गरुड़ के वेग को भी जो जीत लिया, तो गरुड़ का वेग उपमान के रूप में है। अगर उसमें ऐसा मानकर चले तो उसको भी डाउन दिखा दिया गया, उससे भी अधिक घोड़े का वेग बता दिया गया, तो व्यतिरेक अपि। तो इसको वहाँ हम लिख भी देते हैं व्यतिरेक। अलंकार जब पूरी तरह से उसका सौंदर्य पहचानना आ जाता है, तो अवान्तर स्फुट रूप से, कभी व्यंग्य रूप से, बहुत ही एक सुंदर साम्राज्य इनका रहता है कवियों की कल्पनाओं में। तो व्यतिरेक, तो इसको एक बार उच्चारण हम करेंगे ताकि ये भाव आदि सहित दिलो दिमाग में एक पूरा पद्य अर्थ भाव सौंदर्य छाया रहे। अपि द्विजिह्वाभ्यवहार पौरुषे मुखानुशक्तायत वल्गुवल्गया उपेयिवांसं प्रतिमल्लतां रयस्मये जितस्य प्रसभं गरुत्मतः। तो एतादृशम् अश्वं नलः आरुरोह। और इससे अगले पद्य में अब ये वो पद्य आ गया है जिसपे राजा नल, जो अन्वय उसमें अंतिम जो है ना क्रियापद पड़ा हुआ है, जिसको हम पूर्व में लेकर चले थे, उसको देखें। स सिंधुजम, हाँ ये मूल पद्य में ये, क्योंकि हमने वैसे ही जेपीजी किया है यहाँ पर पेस्ट, तो ये स की ये विसर्ग मूल पद्य में नहीं इसलिए होंगे क्योंकि संधि के नियम से विसर्ग का लोप हो गया है। अस्तु, इसको हम पढ़ेंगे वैसा ही। स सिंधुजम शीतमः सहोदरम हरन्तमुच्चैः श्रवसः श्रियं हयं जिताखिलक्ष्माभृदनल्पलोचनः
जिताखिलक्ष्माभृदनल्पलोचनस्तमारुरोह क्षितिपाकशासनः। कि स सिंधुजम, पहले इसको देखते हैं कि क्षितिपाक शासन, पाक शासन इंद्र को बोलते हैं। वो पाक नामक कोई दैत्य था, उस दैत्य को उसने मारा, उससे युद्ध किया, उसको शासित कंट्रोल किया, तो पाक शासन ये इंद्र का ही एक नाम हो गया। विशेषण तो बनता ही है, किंतु उसके लिए उसकी संज्ञा के रूप में प्रसिद्ध हो गया कोशवाक्य से। पाक शासन, और क्षिति बोलते हैं पृथ्वी। तो ये एक प्रकार का रूपक इसके अंदर समाया रहता है। वो पृथ्वी का इंद्र था और इसी का नाम हो जाता है अतिशयोक्ति। जब इंद्र अलग है, क्षिति के साथ संबंध नहीं है, किंतु फिर भी संबंध दिखा दिया गया, तो ये अतिशयोक्ति में। अभी इसी शब्द को, वो अलंकार हम बाद में इसमें करेंगे ही, किंतु ये ताज़े इस शब्द को देखो, क्षितिपाक शासन, वो पृथ्वी का इंद्र था, क्योंकि इंद्र से मूल स्वाभाविक जो है उसकी स्थिति तो स्वर्ग लोक में है, देवलोक में। तो क्षितिपाक शासन, जो राजा नल था वो पृथ्वी का इंद्र था। क्षितेंद्र अर्थात राजा, सीधा सीधा सा अर्थ तो, क्योंकि वैसे भी इंद्र शब्द लगता है तो पृथ्वी इंद्र, महींद्र, ये सभी राजा के अर्थ में आते हैं। जैसे नर आदि शब्दों से लगता है ना, नरेंद्र इत्यादि। तो क्षितिपाक शासन स राजा, और मूल अर्थ इसको देखोगे तो पृथ्वी का इंद्र अर्थात वह राजा नल। तम आरुरोह, तम मैंने उस पर। जब ये तम कैसे है, पिछले 6 पद्यों में, 6 श्लोकों में जो द्वितीयांत जितने भी पद आए हैं वो सब उस घोड़े पर, घोड़े, क्योंकि रूह धातु है ना, हिंदी में जो पर सप्तमी का दिखाई दे रहा है ये गत्यर्थक या आरोहण करना, आंग पूर्वक रूह धातु, जहाँ जिसके ऊपर जो सवार हो रहा है व्यक्ति, तो उस पे द्वितीय विभक्ति आती है। अश्वम आरुरोह, जैसे वृक्ष पर चढ़ता है वृक्षम आरोहति, अश्व पर चढ़ता है अश्वम आरोहति, तो अश्वम में तम। आरुरोह, आंग पूर्वक रूह धातु का लिट लकार में बना है आरुरोह। स सिंधुजम शीतमः सहोदरम हरन्तमुच्चैः श्रवसः श्रियं हयम् जिताखिलक्ष्माभृत अनल्पलोचनः तम आरुरोह क्षितिपाक शासनः। ये संधि विच्छेद, और अब सब देखो, सह सिंधुजम, सिंधु देश में, वो सिंधु देश के जो घोड़े हैं वो उत्तम कोटि के, बहुत उत्तम अच्छी नस्ल के माने जाते हैं। तो सिंधुजम उत्तम जातित्व, इससे सिंधु देश में उत्पन्न जो है, वो जैसे पढ़ा है ना उदाहरण, सैंधव मानया, तो सिंधु देश में होने वाले, पैदा होने वाले घोड़ों को ही सैंधव के नाम से उसका नाम ही प्रसिद्ध हो गया। तो सिंधुजम, सैंधव यानी कि सिंधु देश में उत्पन्न उस घोड़े पर सवार हो गए। सिंधुजम द्वितीयांत है। और कैसे है वो घोड़ा, हयम, हय शब्द मैंने अश्वम, जो क्या कर रहा था, हरंतम उच्चैश्रवा, उच्चैश्रवा नाम एक घोड़ा है, समुद्र मंथन से जो रत्न निकले तो उसमें से ये उच्चैश्रवा घोड़ा भी, ये इंद्र का घोड़ा माना जाता है, श्वेत वर्ण का है। जैसे गज है ऐरावत, उसी प्रकार उच्चैश्रवा, उच्चैश्रवस मूल है, षष्ठी में बना। जो उच्चैश्रवा नाम घोड़े की श्रियम मैंने शोभा को, हरंतम मैंने हरण कर रहा था, तो हरण करने से ये उपमा हो गई कि उच्चैश्रवा जो घोड़ा है उसकी शोभा का हरण कर रहा था, यानी कि उसके समान लग रहा था। ये कवियों की शैली होती है, कभी सहोदर शब्द का प्रयोग कर देते हैं, कभी हरण शब्द का, ये सहोदर अभी ऊपर भी आएगा चंद्रमा के साथ। हरंतम कि जो उच्चैश्रवा, समुद्र मंथन से ये निकले थे, चंद्रमा भी उसी में से, लक्ष्मी भी उसी में, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत इत्यादि। अभी 2 पदार्थों की, इसमें 2 की वो चर्चा चलेगी कि उच्चैश्रवा नामक जो घोड़ा है, उच्चैश्रवस घोड़े अश्व की, श्री मैंने शोभा को, हरंतम मैंने हरण करते हुए, जो हरण करने का मतलब धारण कर रहा था, अर्थात उसके समान सुंदर लग रहा था। एतादृशम हयम, ऐसे अश्व पर, ये बार बार क्रियापद को याद दिलाने का मतलब कि अर्थ टूटे ना, ऐसे घोड़े पर वो राजा नल चढ़ गए।
और शब्द इसमें और हम लेकर चलते हैं। देखो वो घोड़ा कैसा था, सिंधु प्रदेश में उत्पन्न, यानी कि उत्तम, उसका उत्तम देश जन्यम उत्पन्नम, सिंधु प्रदेश, सिंधु देश में उत्पन्न, सिंधु देश देशोत्पन्नम। शीत मह, महस मैंने होता है तेज, शीत मैंने ठंडा, अर्थात ठंडा है जिसका तेज, या ठंडी है जिसकी किरणें, तो शीत मह चंद्रमा के लिए आया है। मह महसी महांसी शीत मह, तो शीत मह इति एतावत पदम किम चंद्रः, चंद्र के अर्थ में आ गया। उसका वो क्या है, सहोदर, उसका भाई था। भाई क्यों है यहाँ, भाई कहने का मतलब सचमुच का उसका भाई ना होकर, एक तो पौराणिक कथा को करें तो समुद्र से ही उत्पन्न हुए हैं, तो सह उदर तो हो ही गए, किंतु यहाँ कभी उसके तुलना के अर्थ में भी कह रहा है, मतलब चंद्रमा के समान उसका शुभ्र कांति, उसकी शुभ्र कांति लग रही थी। तो चंद्रमा के तेज के समान सौंदर्य है उसका, और पौराणिक कथा के हिसाब से भी देखें तो चंद्रमा का वो भाई, तो ऐसा सहोदरम, और कैसा, हरंतम उच्चई श्रवसः श्रियम हयम, तो इन दोनों में शीतमह सहोदरम में और उच्च ही श्रवसः श्रियम हरंतम, इतने में उपमा अलंकार हो गया। ऐसे घोड़े पर अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। देखो सह मैंने वह कौन, क्षितिपाक शासनः, यानी कि राजा, और व्युत्पत्ति भी हम कर चुके हैं, पृथ्वी का जो इंद्रदेव था। तो पृथ्वी का इंद्रदेव होने का मतलब अलंकारिक दृष्टि से अतिशयोक्ति और इसके बीच में रूपक भी हो गया, किंतु सीधा सा अर्थ है क्षिति मैंने पृथ्वी, पृथ्वी का इंद्र यानी कि पृथ्वींद्र, वह राजा नल। राजा नल क्या किए, आरूरोह, उस पे आरूढ़ हो गए। किस पे आरूढ़ हो गए, तम मैंने उस पर। ये पर और द्वितीया का मैं अभी सब भेद स्पष्ट कर चुका हूँ, वो हिंदी की भाषा की दृष्टि से है। संस्कृत में गद्य अर्थ का में द्वितीया को वैसे ही आती है, और यहाँ आंग पूर्वक रूप धातु है। तम आरूरोह, तम कम आरूरोह, फिर आया पद हयम आरूरोह। वो हय मैंने अश्व, वो अश्व कैसा था, सिंधु प्रदेश में पैदा हुआ था, सिंधु, और कैसा था, चंद्रमा के समान कांति वाला था। सहोदर भाई होने का यहाँ मतलब कि चंद्रमा का जो सहोदर था उसके समान था, उसके समान कांति वाला था, शुभ्र सुंदर लग रहा था। और पौराणिक कथा के मुताबिक देखे तो सहोदरत्व में आ गया, तो सहोदरत्व तुल्यार्थ है, तुलनार्थ है। और हरंतम उच्चई श्रवसः, उच्चई श्रवा घोड़ा भी शुभ्र वर्ण का था, तो उसकी शोभा को भी जो धारण कर रहा था। चंद्रमा के समान सुंदर, उच्चई श्रवा घोड़ा के समान, घोड़े के समान सुंदर, उस घोड़े पर, इंद्र के घोड़े के समान सुंदर उस अश्व पर। क्षितिपाक शासन, पृथ्वी का ऊपर देखो ना, ये दोनों जब इंद्र के साथ तुलना कर रहे हैं तो पृथ्वी का इंद्र भी तो उसी के बराबर के घोड़े पर चढ़ेगा, तो कवि ने इसलिए दोनों तरफ पूरा बैलेंस केमिस्ट्री इक्वेशन की तरह रखा। और देखो अब ये एक शब्द बचा है, जित अखिल क्षमाभृत। जीत लिया है, अखिल मैंने सभी, क्षमाभृत, ये क्ष पूरा भी होता है और क्ष आधा भी होता है, दोनों पृथ्वी के लिए आते हैं। और क्षमा शब्द तो दूसरे अर्थ में भी आ गया, वो प्रारंभ के पद्यों में भी पूछा था ना विद्यार्थियों ने। क्षमा, क्षमा माफ करने के अर्थ में भी होता है, सामर्थ्य के अर्थ में भी होता है, और पृथ्वी के अर्थ में भी होता है। अखिल क्षमाभृत, अखिल राजाओं को जीतने वाले, जो जीतने के कारण, क्षमाभृत जो जीतने वाला, तो जित अखिल क्षमाभृत, क्षमाभृत मैंने राजा, कितने राजा, अखिल, उनको क्या किया है इसने, नल ने जीत लिया, कि समस्त राजाओं को जीतने वाला। और अनल्प लोचन, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, अनल्प नहीं है, अल्प अर्थात बड़ी। पिछले पद में ना कि कमल के समान दीर्घ नेत्र और बड़े विशाल नेत्रों वाला। और लोचन को अगर ज्ञान के अर्थ में माने तो तब भी लक्षणा से अर्थ हो जाएगा कि अनल्प, अत्यधिक ज्ञानवान। अनल्प लोचन, अब इन्हीं विशेषणों को इंद्र के पक्ष में भी घटित कर दो। जित अखिल क्षमाभृत, सभी पर्वतों को जीत लेने वाला। ये पुरानी के कथा मिलती है कि पहले पहाड़ जो हैं, जो पर्वत होते हैं, उनके पंख होते थे, तो जब भी उनके मन में आता उड़ कर जाते, कहीं भी बैठ जाते, तो जहाँ जाते वहाँ पर जीव जंतु ये सब जो है उनका नुकसान होता, वो नष्ट हो जाते, मर जाते, दब जाते।
तो तब प्रार्थना करने पर इंद्र देवता ने मतलब इंद्र देवता के सामने सभी गए अपना ये कष्ट लेकर कि इस प्रकार से हमें दिक्कत होती है। तो इंद्र देवता ने वज्र चलाकर पर्वतों के पंख काट दिए, अर्थात पर्वतों के ऊपर फुल कंट्रोल कर लिया। तो जित अखिल क्षमाभृत, अगर इंद्र के अर्थ में लगाओ तो यही विशेषण क्षमाभृत दोनों तरफ चल गया। क्षमाभृत पर्वत को भी बोलते हैं और क्षमाभृत राजा को भी बोलते हैं। नल के लिए तो ये आएगा कि सभी राजाओं को जीतने वाला, और इंद्र के लिए क्या आ जाएगा, सभी पर्वतों को जीतने वाला। अनल्पलोचन राजा नल के पक्ष में आएगा कि बड़ी बड़ी आंखों वाला या ज्ञानवान, और इंद्र के पक्ष में इंद्र को वैसे ही सहस्राक्ष, सहस्र हजार आंखों वाला मानते ही हैं उनको। तो अनल्पलोचन, तो इंद्र वैसे ही सहस्राक्ष है, तो अनल्पलोचन, तो यहाँ श्लेष अलंकार भी हो गया। तो अनल्पलोचन है राजा के पक्ष में, तो दोनों अर्थ, दोनों क्यों, तीसरा अर्थ भी बन जाएगा। लोचन जो होते हैं ना, राजा के जो आंखें हैं उनके गुप्तचर, दूत इत्यादि को राजा की आंखें बतलाया गया है। तो चार चक्षुषः जैसे कि रात में भी आ गया, इसमें भी आ गया, वो है विचार दृक्चार दृगप्य वर्तता, पूर्व के पद्यों में इसी सर्ग में आया था ये। अस्तु, कवि की वाणी है तो कई भाव प्रसंग तात्पर्य को लेकर चलेगी। हम अपना यहाँ पर अर्थ जो है प्रसंग के अनुकूल, राजा नल जो कि पृथ्वी के इंद्र थे, ऐसे राजा नल उस घोड़े पर चढ़ गए। अब अन्वय से इसको करते हुए इसका उपसंहार करते हैं। जित अखिल क्षमाभृत, सभी राजाओं को जीतने वाला, और इंद्र के पक्ष में सभी पर्वतों को जीतने वाला। हालांकि प्रधान अर्थ तो इसमें नल के पक्ष में है ना, तो इसलिए इंद्र वाला अर्थ उसके साथ दूसरे नंबर पर बनेगा। प्रथम रूप में मुख्य रूप से तो राजा नल का ही अर्थ इसमें घटित करना है कि सभी राजाओं को जीतने वाले, अनल्पलोचन वाले यानी कि बड़ी बड़ी आंखें वाले, या अत्यंत ज्ञानवान, या अपने गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, वो जो राजा नल थे। क्षितिपाक शासन, जो पृथ्वी का इंद्र, पृथ्वी के इंद्र स्वरूप थे, ऐसे स नलः, वह राजा नल। आरुरोह, सवार हो गए, किस पे सवार हो गए, हयम तम हयम, उस घोड़े पर सवार हो गए। वो घोड़ा कैसा था, सिंधुजम, सिंधु प्रदेश में उत्पन्न, उत्तम कोटि, उत्तम जाति का था, ऐसे उस घोड़े पर। शीतमह सहोदरम, जो चंद्रमा के समान कांतिमान शुभ सुंदर लग रहा था। और उच्चैश्रवसः श्रियम हरंतम, जो उच्चैश्रवा नामक इंद्र के घोड़े की शोभा को धारण कर रहा था या हरण कर रहा था, ऐसे उस घोड़े पर सवार हो गए। तो चंद्रमा और उसके साथ उच्चैश्रवा के साथ यहाँ उपमा अलंकार हो गया है। क्षितिपाक शासन रूपक भी है और इसमें अतिशयोक्ति भी है। जितक्षमाभृत अनल्पलोचन, इन दोनों पदों में श्लेष भी समाया हुआ है। तो ये पिछले पूरे साथ जब पूरे इस प्रकार से 3-4 पद्यों से ऊपर का समूह जब होता है ना, तो उनको बोलते हैं कुलक। जब इस प्रकार से 7 पद्य या 4 से ऊपर जो है पद्यों का एक अन्वय बने तो उसको कुलक बोला जाता है, कुलकम। तो ये हो गया। देखो उपमा आ गया, श्लेष अलंकार है, इसमें परिकर, परिकर विशेष अभिप्राय विशेषण हो ही गया। हर विशेषण को देने के पीछे विशेष अभिप्राय रखा है। और जैसे शीतमह सहोदरम कहने में तो विशेष अभिप्राय आ गया, क्योंकि पौराणिक कथा का स्मरण हो आया उसमें, और अतिशयोक्ति ये स्पष्ट हो गया। अब इसको हम उच्चारण करते हैं भाव आदि सब समझते हुए। ससिंधुजं शीतमः सहोदरं हरन्तमुच्चैः श्रवसः श्रियं हयं जिताखिलक्ष्माभृदनल्पलोचनः जिताखिलक्ष्माभृदनल्पलोचनस्तमारुरोह क्षितिपाकशासनः। तो क्षितिपाकशासनः स नलः, वह राजा नल जो पृथ्वी के इंद्र स्वरूप थे, ऐसे राजा नल उस घोड़े पर सवार हो गए। तो ये पूर्व पद्यों के साथ अनुगत होते हुए अद्य चतुष्षष्टितम पद्य पर्यन्तम अद्य तावदेतद् पद्यत्रयात्मकं व्याख्यानमेव पर्याप्तमस्तु। शुभमस्तु सर्वेषाम्।